प्रदेश प्रभारी सम्मानीय सीपी सिंह जी। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, खासकर शिक्षा के अग्रदूत ज्योतिराव फूले साहब, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज, इस देश में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले बिरसा मुंडा जी, एवं इस देश में जानवर से बदतर जिंदगी जीने वाले लोगों को इंसान की ज़िंदगी दिलाने वाले, नारी के मुक्तिदाता, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, एवं 21वीं सदी के महानायक मानवर कांशीराम साहब जी, जिन्होंने इस देश में गरीबों के बेटों में सत्ता की चाहत पैदा की। और जब महाराष्ट्र की धरती में जहाँ 3 महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने कहा हो सकत नहीं, तब कांशीराम साहब ने कहा हो सकत। वहाँ के लोगों ने कहा कि बाबा साहब के मूवमेंट से हम एक कौंसिल नहीं जीत सकते, विधायक MP MLA बनाना, मुख्यमंत्री बनाना तो बहुत दूर की बात है। तब कांशीराम साहब ने कहा कि नहीं हो सकता है, तो अपने जीते जी उन्होंने 3 बार देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में आप लोगों को सरकार बना के दिखाने का काम किया। ऐसे महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, जिन्होंने देश में सबसे बड़े प्रदेश में 4 बार सरकार चलाने का काम किया, और जब सरकार चलाई तो पहले 2 महीने में 1,45,000 गुंडों को जेल में डालने का काम किया, गुंडा एक्ट लगाकर। तो इन्हें इस दुनिया में 8 सशक्त महिलाओं में उनका नाम शुमार हुआ, और देश के अंदर पहला स्थान बहन कुमारी मायावती को मिला। तो ऐसी नेता को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज जॉन भिंड की इस मीटिंग में उपस्थित बहन कुमारी मायावती जी के 50% नौजवानों की भागीदारी देने में रंग भरते नजर आते हैं हमारे प्रदेश के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर आदरणीय दिलीप बोस जी। इधर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो एक बूथ से लेकर सर्वोच्च पद पर पहुँचे हैं, आदरणीय रमाकांत पीपल साहब। मंच पर उपस्थित यहाँ पर मंत्री भी रहे और अभी आपके जोन के प्रभारी भी हैं, आदरणीय घासीराम पटेल जी। इधर हमारे जोन के दूसरे प्रभारी जो आज इस मीटिंग का सफल संचालन कर रहे हैं, गंभीर सिंह जी। इधर हमारे जिले के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह जी, और इधर इस जिले के जहाँ पर आज ये मीटिंग है, छतरपुर जिले के अध्यक्ष DD अहिरवार जी, और यहाँ सभी हमारे जिले के प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, और कुछ हमारे बूथ के जिम्मेदार साथी, हमारी मातृशक्ति नौजवान साथियों। पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से अपनी बात को रखी है, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, मगर बहन कुमारी मायावती जी ने जो मुझे इधर भेजा है, तो उनका कहना है कि भाई हमें अपने संगठन को मजबूत करना है। बिना संगठन के मजबूत करे हुए हम लोग राजपाट नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आप लोग मुझे बार बार झूठ बोलने का काम करते हैं कि मैं जब भी आप लोगों से बात करती हूँ तो कोई कहता है बहन जी 85% कमेटी पूरी कर ली, कोई 75% बताएगा, कोई 60%, कोई 50%, और जब रिजल्ट आएगा तो उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं आता है। तो इसलिए बहन जी ने इस बार बिल्कुल कमर कसी है, और हमारे जिम्मेदार साथियों को पूरा उन्होंने ये हिदायत दी है कि भाई ज़मीन पर जाकर आप लोगों को काम करना है, और वहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उनसे जो काम उन्हें दिया गया है उस जिम्मेदारी को आप लोगों को जाकर देखना है। आज मैं यहाँ पर जो पहुँचा हूँ, अभी आज तक मैंने 47 जिले, मतलब आज के 4 जिले लगाकर 47 जिले में हम लोग मीटिंग करके यहाँ पर पहुँचे। आपके 55 जिले हैं, कल की हमारी मीटिंग बची है और परसों की मीटिंग बची है, 8 जिले बचे हैं। 47 जिले की हमने मीटिंग ले ली है, समीक्षा, जैसी आज आपकी समीक्षा ली है, तो 47 जिले की मीटिंग हम लोग यहाँ पर करके पहुँचे। तो अब आप लोग ये सोच लें कि अब आपकी खैर नहीं है। खैर मीन्स ये नहीं कि कोई मारकाट चलने वाली है, कि अब जो भी आदमी जिम्मेदार है, जिसके पास पद है, वो अपने पद की गरिमा के आधार पर उसे काम करना होगा। चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, चाहे वो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, चाहे वो हमारे जोन के प्रभारी हैं,
चाहे जिले के प्रभारी हैं, चाहे जिले के अध्यक्ष हैं, चाहे विधानसभा के हमारे प्रभारी हैं, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष है या उनकी कमेटी है। तो इसको हमें सभी को पूरी ईमानदारी से काम करना है। और मुझे भी आपके बीच में बहन जी ने भेजा है, मुझे 30 दिन आपके मध्य प्रदेश में रहना है, तो मैं 30 दिन में से 25 दिन आपको काम करके दिखाऊंगा। 25 दिन में आपको, और मैं नहीं, मेरी डायरी बताई गई। यहाँ जितने भी अभी हमारे जिम्मेदार साथी आए थे, कोई भी डायरी लेके नहीं आया। एक दो कोई लेके आया होगा, मगर हमारे लोग इस कान से सुनते इससे निकाल देते हैं, और इधर से सुनेंगे इधर से निकाल देंगे। यदि हमारा प्रदेश का जिम्मेदार साथी है, या हमारे जिले का जिम्मेदार साथी है, या विधानसभा का जिम्मेदार साथी है, तो उसे जो काम दिया, जो टास्क दिया गया है, उसकी जानकारी में होना चाहिए कि मेरे क्या काम दिया, मुझे क्या काम पूरा कराना है। अभी हमारे लोगों को यही नहीं पता कि भाई हमारे पास क्या कमेटी बनानी है, जिले में क्या कमेटी है, विधानसभा में क्या कमेटी है, सेक्टर पे क्या कमेटी है, और हमारे बूथ पे क्या कमेटी है। बहुत से लोगों को नहीं जानकारी है, कुछ लोगों को है और कुछ लोगों को नहीं है। यदि नहीं है तो फिर उनको जानकारी देना हमारे जिम्मेदार साथियों का काम है। मैं आज आपको यहाँ बता के जा रहा हूँ, आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि क्या काम आपको करना है, क्या काम किस किस को बहन जी ने दिया है, उस काम को आपको समझ में आना चाहिए, और उसके अनुरूप फिर हमें अपने संगठन को मजबूत करना है। अभी बहन जी ने पूरे प्रदेश की, आपकी मध्य प्रदेश की जो कमेटी है, वो अपने सामने बैठ के बनाई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर महासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव, कार्यकारिणी सदस्य, वो सारे कमेटी आपको बना के भेजी। उन्हीं कमेटी में से बहन जी ने आपके इस मध्य प्रदेश को 9 हिस्से में बांटने का काम किया, 9 हिस्से में डिवाइड किया, और 9 हिस्से में 4-4 जोन के प्रभारी आपके लगाए हैं। आपके यहाँ पर भी 4 जोन के प्रभारी होंगे, भिंड में भी 4 जोन के प्रभारी लगाए हैं। अब इन जोन के प्रभारी को क्या काम दिया था? इनको काम दिया है कि भाई आपको संगठन की कमेटी बनानी है, जो संगठन में जैसे जिले आपका है, तो जिले की कमेटी आपको पूरी बना के देनी है, अपने देखरेख में बनानी है। अब ये जो 9 पदाधिकारी आपको बनाने हैं, जो मतलब आपके जिले की कमेटी बनेगी, ये किन को बनाना है, ये भी बहन जी ने बताने का काम किया कि आपके जिले में चाहे 4 विधानसभाएं, चाहे 2 विधानसभाएं, चाहे 6 विधानसभाएं, 8 विधानसभाएं, कहीं कहीं, तो उन विधानसभाओं में से टॉप क्लास 9 लोगों को आपको सेलेक्ट करना है, जो कैडर देना जानते हो, जो अपनी बात को रखने में सक्षम हो, जो लोगों को कन्विंस कर सकें। ऐसे लोगों को 9 टॉप क्लास वर्गों को आपको उन जिम्मेदार लोगों को लगाना है। मगर यदि आज़ादी के बाद भी जब देश आज़ाद हो गया, तो कम से कम इस देश के संविधान के आधार पर जब देश चल रहा है, तो सबको बराबर हो जाना चाहिए था। तो यानी सामाजिक स्तर पर भी आज तक भी हम लोग, जितनी भी पार्टी को आपने मौका दिया है, किसी ने भी आपको बराबर करने की कोशिश नहीं की। यानी आज भी गैर बराबर की जिंदगी हम जीते हैं। आर्थिक स्तर पर आप लोग देख लें, एक अडानी, एक अंबानी है, और एक बेचारा रिक्शा चला रहा है, उसके यहाँ खाने के लिए पैसा नहीं है। यानी आज भी देश के अंदर 77 साल में लोग, हम आर्थिक स्थिति भी हमारी बराबर नहीं हो पाई। मगर ये देश के अंदर राजनीतिक स्तर पर आप वोट के आधार पर बराबर हैं। एक वोट यदि देश का प्रधानमंत्री देगा, एक वोट अडानी देगा, तो एक वोट आप भी देंगे। तो यहाँ आप सामाजिक स्तर पर बराबर कैसे बन गए? तो इसको बराबर करने के लिए जिन महापुरुषों को आपने अभी यहाँ पर सम्मान दिया है, इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है। बाबा साहब ने तो अपने 4-4 बच्चे की कुर्बानी दे दी, अपनी पत्नी की कुर्बानी दे दी। यानी एक घर से 5 कुर्बानी देने के बाद यदि मैं यहाँ खड़े होकर बोलने लायक बना हूँ, मेरे तन पर एक भी कपड़ा है, आपके तन पर एक भी कपड़ा है, तो ना तो मेरे बाप दादा की देन है, ना आपके बाप दादा की देन है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो क्या ऐसे महापुरुषों के सपनों को साकार करने की हमें करना नहीं चाहिए? जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, किस लिए? कि आप लोग इस देश के अंदर बेहतर जिंदगी जी सके, आपकी आने वाली पीढ़ी बेहतर जिंदगी जी सके, आप इस देश के अंदर मान और सम्मान की जिंदगी जिए। मगर हम लोग अपने बाबा की बात को नहीं मान रहे, और हम लोग ऐसे लोगों की बात मान रहे हैं जिन लोगों ने हमें इस देश के अंदर पिछाड़ने का काम किया, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर भी। वो चाह रहे हैं कि आपके वोट का अधिकार भी आपसे छीन लिया जाए। ये जो संविधान बदलने की बात चल रही है, ये कोई मजाक खेल नहीं चल रहा है। इसको आपको समझने की जरूरत है कि यदि संविधान बदला जाएगा तो सबसे पहले आपका वोट का अधिकार छीना जाएगा। तो यदि वोट का अधिकार चला गया, फिर कौन पूछने वाला है आपको? यदि देश के अंदर गरीबों का सम्मान कहीं है, तो इसलिए है कि इस देश के अंदर बाबा साहब के द्वारा दिया गया आपके पास वोट का अधिकार है। और जिस दिन ये चला गया, कोई तुम्हारी गली में झांकने के लिए भी नहीं आएगा। तो साथियों, हमें उनकी बात को मानना चाहिए था।
मैं यदि आपसे पूछने लगूं यहाँ पर, क्या आप बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं? हाथ खड़ा करके बात करेंगे, फोटो खींचोगे इनका जरा, ये सब बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। यदि ये बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं तो फिर हमें बाबा साहब की बात को भी मानना चाहिए था। यदि बाबा साहब को आप लोग मानते हैं तो फिर बाबा साहब की बात को भी मानना चाहिए। तो यदि हमने बाबा साहब की बात को नहीं माना तो इसका मतलब हम बाबा साहब को नहीं मानते। भाई, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को आजादी के बाद बिल्कुल जमीन में गाड़ने का काम किया, उस कांग्रेस को हम 24 घंटा जिंदा करने में लगे रहते हैं। अभी भी लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोगों ने आपको, एक तरफ तो बीजेपी थी, बीजेपी के पास मतलब ना, बीजेपी कह रही थी हम संविधान को खत्म करेंगे, और एक तरफ कांग्रेस खड़ी होगी तो उसने कहा नहीं, हम कांग्रेस बोलती कि हम लोग भाई संविधान को बचाएंगे। तो दो घटक बन गए, एक तरफ एनडीए आ गया और एक तरफ इंडिया आ गया। इंडिया के बाद 28 पार्टी थी जो मिलकर चुनाव लड़ी थी, और एक पार्टी जो एनडीए थी उसके बाद 38 पार्टियां थी। 38 पार्टियां और देना 28 पार्टी जोड़ो जरा कितनी होगी? 66 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही थी, और किसको हराने की फिराक में थी? एक पार्टी ऐसी थी जो अकेले दम पे चुनाव लड़ रही थी। कौन सी पार्टी थी वो? और हमारे लोग क्या बात कर रहे थे नीचे कि बहन जी का दिमाग खराब हो गया, हम तो जीत ही नहीं सकते, कैसे गठबंधन तो बहन जी कर ही नहीं रही, कैसे हम जीतेंगे? भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो ये 66 पार्टी हैं, यदि इनका 66 पार्टियों में वोट बढ़ जाता है और आपका एक मुश्त वोट बढ़ जाता है तो क्या आपकी पार्टी नहीं जीत जाती? आप मुझे एक अखबार में बताएं, एक किसी टीवी के इंटरव्यू में बताएं, राहुल गांधी ने कभी कहा हो कि बहन जी आप हमारे गठबंधन में आ जाइए, या सोनिया गांधी ने कभी कहा हो, किसी अखबार में आपने पढ़ा हो? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ना? तो क्या आप जरा बिना बुलाए क्या किसी की बारात में चले जाएंगे, शादी में चले जाएंगे दावत खाने के लिए? तो क्या आप चाहते हैं कि बहन जी घुटनों के बल जाकर मतलब उनसे जाकर गिड़गिड़ाएं? तो यदि बहन जी ने कोई डिसीजन लिया तो हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए था? हमें बहन जी के साथ खड़ा होना चाहिए। और बहन जी ने यदि कोई डिसीजन सोच समझ कर डिसीजन लिया था, क्यों लिया था उन्होंने? कि जो 66 पार्टी इनके पास वोट नहीं है, इनके पास कितना वोट है? भाई, यदि इनके पास पार्टी, किन लोगों की पार्टी? ब्राह्मण समाज की पार्टी थी, क्षत्रिय समाज की पार्टी थी, वैश्य समाज की पार्टी थी। इनके पास वोट कितना है? 3.5%, 6.5%, 5.5%, यानी मात्र 15% वोट था, और उसमें से भी इन महापुरुषों ने 5% उनसे ले लिया है। आज इस देश के अंदर आपके सामने बैठे हैं मतलब जी ना, अवधेश पटेल जी, ये अपने अवधेश सिंह जी, ये 5% ऐसे लोग हैं देश के अंदर जो समता मूलक समाज की स्थापना चाहते हैं। वो इस देश के अंदर संविधान के आधार पर देश की सरकार चलाना चाहते हैं। तो 5% वोट उनका ले लिया था हम लोग, तो उनके पास तो मात्र 10% वोट था, और आप लोगों के पास कितना परसेंट वोट था? 90% वोट। अब 90% वालों को जीतना चाहिए था या 10% वालों को जीतना चाहिए था? और जीत कौन गया? वो जीते कैसे भाई? क्योंकि 90% वालों ने वोट किसको दिया? किनको दिया? मतलब उनको दिया जहां आप लोग कहते कि हमारी पार्टी में दम नहीं है, और हमारे लोग नीचे बोलते कि बहुजन समाज पार्टी तो खत्म होगी, कुछ बचा ही नहीं है। क्यों काम करें भाई? खामोखाम लगे हुए तुम लोग। मगर अभी मैं नहीं कह रहा हूं, चुनाव आयोग देश का बोल रहा है। अभी चुनाव आयोग ने 6 महीने पहले, 4 महीने पहले एक लिस्ट निकाली। उसने लिस्ट निकाली कि देश के अंदर 8 राष्ट्रीय पार्टी थी, जिसमें 2 राष्ट्रीय पार्टी की सदस्यता खत्म हो गई है। अभी देश के अंदर 6 राष्ट्रीय पार्टी बची हैं। पहले नंबर पे बीजेपी है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, और तीसरे नंबर पता है कौन सी पार्टी है? और हमारे लोग क्या कह रहे हैं नीचे कि पार्टी तो खत्म हो गई। यानी देश के अंदर आपकी 6 पार्टी में तीसरे नंबर की ताकत है, उसके बाद भी आपको कमजोर लगी। अरे हो सकते हैं भाई आप लोग वोट नहीं दे रहे हो, मगर आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ लोग देना बहन जी को वोट देते हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट देना इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को पड़ता है। तो इसलिए आपको इस संगठन को मजबूत करना चाहिए, और यदि आप मजबूत कर लेंगे तो बाबा साहब ने कहा था कि छोटे छोटे हमें छोटे छोटे दल नहीं बनाने, छोटे छोटे संगठन नहीं बनाने। मगर आज तो इस देश के अंदर 32 लाख संगठन चल रहे हैं, 32 लाख संगठन, 125 पार्टियां,
22 वामसेन के संगठन चल रहे हैं, मगर उनका आउटपुट क्या है? उनकी गिनती देश के अंदर कहाँ है? और आपकी पार्टी जिसको ये सारे लोग रोकने में लगे, फिर भी देश के अंदर कितने नंबर पे खड़ी है? 30 नंबर की ताकत आप लेकर बैठे हैं। तो क्या हमें 30 नंबर की ताकत को मजबूत नहीं करना चाहिए? और ये 30 नंबर की ताकत क्या देना चाहती है आपको, ये भी आपको समझना चाहिए। ये जिनको आप लोग मजबूत बनाने में लगे, जिस कांग्रेस को बाबा साहब के बाद, बाबा साहब के मूवमेंट को उस कांग्रेस ने जमीन में गाड़ने का काम किया। कांशीराम साहब ने बड़ी मुश्किल से उसको निकाला और निकाल कर कांग्रेस को 125 मीटर नीचे जमीन में गाड़ने का काम किया। मगर आप लोगों ने फिर कांग्रेस को जिंदा कर दिया कि नहीं भाई बीजेपी को कौन रोकेगा। बीजेपी को कह रहे भाई कांग्रेस रुकवा लिया आप लोगों ने। सारे लोगों ने मिलकर, हमारे लोगों ने इस बार किसको वोट दिया? कांग्रेस को वोट दिया। फिर भी तुम्हारी बीजेपी जीत गई। क्यों जीत गई भाई? जब इतने लायक लोग थे, यदि इतनी ताकत तुम बहुजन समाज पार्टी के पीछे लगा देते तो हम लोग बीजेपी को रोक देते, 100% रोक देते। इस देश में जब भी पार्टी बीजेपी रुकेगी तो बहुजन समाज पार्टी रोकेगी, नहीं तो किसी दूसरी पार्टी में दम नहीं है। गारंटी के साथ बात करूं, लिख लो आप। तो इसलिए आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि हमारा दल, हमारी नेता चाहती क्या? हमारी नेता आप लोगों को देश का हुक्मरान बनाना चाहती है। आप लोगों को देश के जन शासन प्रशासन में भागीदारी दिलाना चाहती है। इस देश में 3 खजाने हैं, 3 खजानों की लड़ाई है कि चाबी किसके हाथ में आए। एक देश के प्रधानमंत्री के पास खजाना है, एक राज्य के मुख्यमंत्री के पास खजाना है, एक यहाँ के आपके शहर के मेयर के पास खजाना है। 3 खजानों की चाबी लेने की लड़ाई है। तो आपके बाप दादा को कितनी चाबी मिली है बताओ आज तक? 77 साल में कितनी बार चाबी हाथ आई? और आप किसको देते हैं? जो आपके बेटों की नौकरी खत्म कर रहे हैं, जो आपके बेटों की शिक्षा खत्म कर रहे हैं, जो आपको इस देश के अंदर लाचार बनाना चाहते हैं, जो इस देश के अंदर आपको गरीब को गरीब बनाना चाहते हैं और अमीरों को अमीर बनाना चाहते हैं, आप उसके साथ खड़े हैं। अभी मैं हरियाणा से आया हूँ, हरियाणा का प्रभारी था, राजस्थान का प्रभारी था, बहन जी ने कहा अभी तू दिल्ली देख और जना हरियाणा देख, तो उधर देख रहा था। अभी उन्होंने कहा कि नहीं भाई मध्य प्रदेश में जाना है, तो मैं मध्य प्रदेश में आ गया। तो अभी जब मैं हरियाणा में काम कर रहा था तो हरियाणा के लोगों ने एक योजना निकाली है, चिराग योजना। क्यों निकाली है? कि इस देश के आज की जो सरकार है वो 90% सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है। यदि ये स्कूलों में ताला मिलेगा तो आपके बेटों को नौकरी में लाले मिलेंगे। फिर नौकरी कैसे लगेगी? आपके बेटे कहां पढ़ने के लिए जाते हैं? और सरकार क्या चाह रही है कि 90% सरकारी स्कूल इस देश के अंदर बंद होने चाहिए, और करने शुरू कर दिए उन्होंने। आपने पढ़ा भी होगा अखबार में। तो हरियाणा में एक चिराग योजना चालू कर दी है उन लोगों ने। चिराग योजना में क्या किया है कि जो सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा तो उसको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी, और जो आदमी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसको 1500 सरकार देगी। अब यदि सपोज करो किसी के 2 बच्चे हैं तो उसको 1000 यदि सरकारी स्कूल में भेजेगा तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1000। और यदि उसको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराएगा कितने मिलेंगे? 3000। तो हमारे समाज के लोग लेने का काम करेंगे, देने का काम करेंगे? तो हमारे लोग क्या करेंगे? धीरे से अपना नाम कहां से सरकारी स्कूल से कटवाएंगे और कहां पहुंचेंगे? प्राइवेट में पहुंच जाएंगे। 3000 का लालच है कि 3000 मिल जाएंगे, अब क्या मस्ती आ जाएगी। मगर धीरे धीरे क्या होने वाला है? इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जब ये सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो वहां पर जितने भी स्टाफ है, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो चौकीदार है, चाहे वो घंटी बजाने वाला है, चाहे वो लाइब्रेरियन है, चाहे कोई भी है, वो धीरे से मतलब कहेंगे भाई इनको तनख्वाह क्यों देनी है? ये सरकार पागल थोड़ी जो फ्री में तनख्वाह देगी इनको, बंद करो इनको। तो धीरे से वो सारा स्कूल बंद हो जाएंगे, ताले लग जाएंगे। अब ताले लगेंगे तो हमारे देश का प्रधानमंत्री तो बेचने में मास्टर है। भाई जमीन कोई खाली पड़ी है और चीज खाली पड़ी तो कहेगा बेचो इसको, तो बेचेगा तो कौन खरीदेगा? आप? मैं तो नहीं खरीद सकते भाई। कौन खरीदेगा फिर? अडानी अंबानी खरीदेगा। तो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं अभी प्राइवेट स्कूल में, आप तो खुश हैं, मगर 1-2 साल के बाद वो सरकार मतलब प्राइवेट स्कूल वाले कहेंगे अब हमारे पास बजट नहीं है, अब हम आपके बेटे को 3000 रुपये नहीं दे सकते, अब आपको पढ़ाना है तो आपको 5000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। फिर आप क्या करेंगे? कहेंगे नाम कटाओ यहाँ से, अब चलते सरकारी स्कूल में। अब सरकारी स्कूल में जाएंगे तो क्या मिलेगा? या तो ताला मिलेगा या अडानी अंबानी का बोर्ड मिलेगा, स्कूल मिलेगा। अब वो कहेगा 6000 वो लगेगी भाई फीस लगेगी, पढ़ाना तो पढ़ाओ नहीं तो ले जाओ अपने।
ये कयावत क्यों हो रही शुरू? ये आपके बच्चों को अनपढ़ गवार बनाना चाह रहे हैं। और जब अनपढ़ गवार बनेंगे तो किसकी नौकरी लगेगी? किसी की नौकरी भी नहीं लगेगी। जब नौकरी नहीं लगेगी तो फिर वो किसकी मजदूरी करेंगे? या तो मजदूरी करेंगे या गुलामी करेंगे। तो यहाँ पर आपके बच्चों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया देश के अंदर शुरू हो चुकी है। अब ये जानना या समझना आपके ऊपर है कि भाई आपको क्या करना, राजा बनना है या गुलाम बनना है। मगर इसीलिए बहन जी चिंतित है। बहन जी चाहती, ये लोग कहते हैं कि बहन जी तो बी टीम है बीजेपी की। अरे बी टीम होती तो बहन जी तो मतलब जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला तो उन्होंने तो कहा था कि आप 80 सीट हैं, 60 हमें दे दो, 20 तुम हमें, 20 हमारी आपकी रहेंगी एमपी की सीट, 60 हमारी आप दे दो, बना दो, और जो है पूरी जिंदगी आप जो ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहना। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा धंधा नहीं है, हम अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आए। तो हम इनको इस देश के अंदर इनको ताकतवर बनाना चाहते हैं। तो बहन जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो यदि बी टीम होती तो भाई वहीं चले जाते आराम से, मतलब बात बन जाती। रात तो रोज तो हिसाब मांगते बहन जी का। भाई हमारे समाज के लोग रोज हिसाब मांगते हैं। आप चंदा मांगने जाते हो तो कहेंगे मायावती के पैसे क्या कमी है? भाई मायावती के पास बहुत पैसा है, पर भाई पैसा कितना है मायावती के पास? इस देश में कितनी बार सरकार बनी है आपकी? उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, 4.5 महीने की, 6 महीने की, 15 महीने की और 5 साल की। जोड़ो जरा कितनी हुई है सरकार? 7 साल में यदि बहन जी के पास इतना पैसा आ गया तो जो 77 साल से राजपाट करे उनके पास कितना पैसा होगा? कभी आपने मांगा उनसे हिसाब? आप किससे हिसाब मांग रहे हैं? जो 7 साल जिन्होंने सरकार चलाई, तो आप चाहते हैं कि जैसे तुम्हारे हाथ में यहाँ के देश के लोगों ने कटोरा पकड़ा दिया, आप चाहते हैं बहन जी के हाथ में कटोरा आ जाना चाहिए। भाई मैं थोड़ी कह रहा हूं, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। अभी लोकसभा के चुनाव में कहा कि मैंने इस देश के अंदर 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो राशन का इंतजाम करा दिया। अब हमारे लोग खुश है 5 किलो राशन में। क्या आपके घरों में 5 किलो राशन लगता है? भाई गरीब आदमी के घर में क्या 5 किलो राशन लगता है? तो क्या 5 किलो हमारा गुजारा हो जाएगा? और 5 किलो चावल लेकर या राशन लेकर आपने उनको क्या दे दिया? 5 साल की चाबी दे दी उनके हाथ में कि जाओ बेटा मौज मस्ती करो, घूमो विदेश, पहनो 10-10 लाख का कोट, मौज मस्ती की जिंदगी जी रहे, और हम लोग कटोरा लेकर घूम रहे। और अभी एक रिपोर्ट आई देश के अंदर कि 29.5 करोड़ लोग इस देश के अंदर गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। 81.5 करोड़ 35 लाख और जिन्हें 29 करोड़, ये 29.5 करोड़ जरा जोड़ो इनको कितने हो? 110 करोड़ लोग हो गए, 110-11 करोड़ के करीब हो गए। यानी 135 करोड़ लोगों में से 110 करोड़ लोग इसके अंदर क्या हो गए? मांगने वाले बन गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, मांगने वाले को सम्मान होता है, देने वाले को होता है? किसका होता है? और हम लोग कौन है? हम तो मांगने वाले लोग हैं। और चुनाव आ जाए तो चुनाव में तो आप सोचते हैं गरीबी दूर हो जाएगी। भैया हमारी 15 दिन की ऐसी गरीबी दूर करते हो आप लोग कि 15 दिन के राजा बनते हो। बस आप 15 दिन में जितनी पार्टी आएंगी सबसे मान लेते हो। जो आ गया कोई ऐसा सफेद कपड़ा वाला आ गया तो पकड़ लोगे तुरंत, क्या लेके आया है, क्या है, बैठने का क्या है, खाने का क्या है, चलने का क्या है, गाड़ी कहाँ है, घोड़ा कहाँ है, कोई दारू में बिक रहा है। जरा इमेजिन करो, जब 15 दिन अपने क्षेत्र का नजारा देखो, जब चुनाव आता है हमारे लोग किस हालत में रहते हैं। कोई यहाँ आंटी में दारू लगाए घूम रहा है, कोई यहाँ कंधे में कट्टा उठाए घूम रहा है, कोई सर पे बोतल लेके नाच रहा है, कोई वहां पड़ा है, कोई वहां पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, कोई गेट पे पड़ा है। और हमारे लोग तो चुनाव में नारे लगाते हैं कि जो पिलाएगा देसी उसकी वोट कैसी, जो पिलाएगा रम उसकी वोट कम, और जो पिलाएगा विस्की भैया सारी वोट उसकी। फिर तुम्हें बाबा साहब की कुर्बानी सब खत्म हो जाती है, कांशीराम साहब की कुर्बानी सब खत्म आती है। अरे कांशीराम साहब ने तो इसीलिए मतलब ना अपनी आने वाली नस्ल के अगली पीढ़ी नहीं पैदा की, उन्हें पता थे नालायक लोग हैं ये लोग। ये बाबा साहब को खा गए, ये सारे महापुरुष को खा गए, ये मुझे भी खा जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी संतान पैदा नहीं की, शादी नहीं की, आजीवन कुआरा रहने के लिए फैसला की। किन के लिए? आप जैसे हमारे जैसे के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। और आज आपकी बहन, आपकी बेटी
पूरी जिंदगी खुशी लुटा दी। नहीं तो हर लड़की 13-14 साल की हमारी लड़की बन जाती होती है, उसकी चाहत बन जाती है कि मेरी मांग में सिंदूर भरे, मेरे हाथ में सुहाग का चूड़ा हो, मेरा पति हो, मेरा घर हो, मेरा संसार हो। मगर आपके नेता ने उस सारे सुख को छोड़ दिया। किन के लिए? आप जैसे हमारे जैसे लोगों को छोड़ दिया। मगर हम जरूरती भर भी ना किसी का एहसान मानने के लिए तैयार नहीं। और हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये सारे के सारे लोग इनके कर्जदार हैं। 108 साल इन लोगों ने संघर्ष किया। किन लोगों के लिए? हम जैसे और आप जैसे लोगों को राजा बनाने के लिए। मगर हम तो गुलाम बनाने के चक्कर में लग रहे हैं। और लोग आपको बार बार कहते हैं कि भाई आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं कह के जा रहा हूं, आपको लिख लेना, आपके बुरे दिन आने वाले हैं। आपके 100% बुरे दिन आने वाले हैं। यदि आप लोग नहीं चेते, नहीं समझे, तो आपके बुरे दिन आने वाले हैं इस देश के अंदर। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि आप लोग जो ना सत्ता से जितना दूर रहोगे उतना ही आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। अरे बाबा साहब ने तो जाते जाते उंगली किधर दिखाई है? किधर दिखाई है? पार्लियामेंट की तरफ। और कह के गए कि कैप्चर दिस टेंपल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। सत्ता के मंदिर पर गरीबों को कब्जा कर लेना, तुम्हारी सारी समस्या का अंत हो जाएगी। अभी धीरे धीरे खिसकते जाएंगे। जब तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई आएगा तो आप किसी को सुनना नहीं चाहते, और जब तुम सुनाने जाओगे फिर तुम्हारी कोई नहीं सुनता। तो इसलिए आप लोगों को ये मोमेंट है, मिशन है, इसको समझना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। और यदि हम इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो निश्चित मान लेना आप इस देश के अंदर गुलाम बनेंगे। आपके रहते रहते आपके बेटे गुलाम नजर आएंगे, देख लेना अभी। तो इसलिए बहन जी का बार बार कहना है कि भाई आप अपने संगठन को मजबूत करो। और आप लोग यहाँ सरकारों से मांगते क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, इससे ज्यादा तो नहीं मांगते कुछ। गरीब आदमी क्या मांगता सरकार से कि भाई सरकार हमने बना दी। बाबा साहब ने आपको एक अधिकार दिया देश के अंदर कि 5 साल में एक बार आपको जाके वोट डालना है। जब वोट डालेंगे तो वो भी आप ना बंद कमरे में जाके वोट डालें। खुले में तो नहीं डालते। कहाँ डालते हैं वोट? बंद कमरे में। बंद कमरे में भी जब आप बटन दबाते हैं तो कोई देखता है आपको। ये इंतजाम भी बाबा साहब ने किया कि वोट में डालेंगे आप, कि तुम्हारी उंगली ना काट जाए, तुम्हारी टांग ना काट जाए, तुम्हारी गिग्गी ना बन जाए इन लोगों को देख के। ये इंतजाम भी बाबा साहब ने किया। यानी 365 दिन एक मतलब साल में होते हैं, तो 5 साल में 1825 दिन बैठते हैं। 1825 दिन जाना है वोट डालने के लिए। और बाबा साहब ने ये कहा कि जिसका वोट ज्यादा होगा उसका राजा बनेगा, और जिसका वोट कम होगा उसका राजा नहीं बनेगा। मगर आजादी के 75 साल के बाद भी वोट किसका है देश के अंदर ज्यादा? किनका ज्यादा है वोट? वोट तो गरीबों का ज्यादा है। फिर तुम्हारा राजा क्यों नहीं बना भी? क्योंकि हमने अपने महापुरुषों की बात को नहीं माना। हम अड्डे में, दारू में, साड़ी में, झाड़ी में अपने वोट को बेच रहे। जब वहां जाएंगे आप तो यदि मुंह से कुछ खा रखा होगा तो फिर तो आप तो ले जाएंगे। क्योंकि अब तो एक एक बूथ का वो आया था हिसाब कि कितना माल किसको दिया था, वहां उसका मतलब भुगतान हुआ है, वोट नहीं पड़ा। और यदि नहीं पड़ा तो फिर शाम को आके हिसाब दे लेगा। वो लेता है ना कि भाई यहाँ वोट नहीं पड़ा, इतने पैसे दिए, कहाँ गया भाई वोट। फिर ठुकाई भी शुरू होती है शाम को। तो फिर तो उंगली कहाँ पेगी? फिर कहेंगे डालो भाई, जिसका माल खाया उसको, जो ज्यादा ताकतवर है उसी का डालो। बीएसपी वाले को खा जाएगा तो कोई बात नहीं, कोई बेचारा हिसाब किताब मांगेगा नहीं। मगर बीजेपी कांग्रेस वाला जरूर हिसाब किताब मांग लेगा। तो डर के मारे वही वोट डालते हो आप लोग। तो इसलिए यदि रोटी, कपड़ा, मकान भी आपको नहीं मिलेगा तो कैसे बात करेंगे? यानी यहाँ जो भी सरकार है, ये सरकारों को आपके, यदि मैं खोलकर बात करूं संविधान के तहत पे, तो आपको 6 काम यहाँ की सरकार को करने थे। 6 काम कौन से करने थे आपके लिए? आपको एक काम देते कि 5 साल में एक बार बटन दबाएं। आपने पूरी ईमानदारी से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 18 बार देश का प्रधानमंत्री बनाया है। 18 बार प्रधानमंत्री बनाने के बाद भी आपकी यह हाल है कि आप इस देश के अंदर मांगने वाले बने, देने वाले नहीं, मांगने वाले बने। तो इस सरकारों क्यों? क्योंकि मतलब उनको आपकी नवाजों ने पकड़ लिया कि यार 5 साल में आएंगे। वो 4 साल 11 महीने 15 दिन आपकी गली मोहल्ले में नहीं आते। ये आते हैं? जीतने के बाद कोई आता है आपके यहाँ एमपी एमएलए? क्यों नहीं आता? क्योंकि उसे पता है इनका वोट तो बिका हुआ, खरीद लेंगे, जब चाहेंगे ले लेंगे। उसे जानकारी है इस बात की। तो वो फिर आपके यहाँ काम करने के लिए नहीं आएगा। और काम क्यों करे भाई? जब आपने अपनी वोट की कीमत ले ली तो फिर काम किस बात का?
भाई वो इतने चालाक लोग हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं। आप इतने मधो से आपने होर्डिंग नहीं पढ़ा, टीवी में एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, अखबार के फ्रंट पेज पे निकालेंगे, और आपके घर में भी आपने इतने मदहोश हो, नशे में टल्ली हो कि भाई आपने तीनों जगह कहीं नहीं पढ़ा, तो आपके घर में 4-4 हैंडबिल फेंक के जाएंगे। क्या लिखा होता उस पर कि अपने प्रत्याशी को अमूल्य वोट देके विजय बने। अमूल्य वोट जिसका कोई मूल्य नहीं। जब मेरे समाज के लोग एक बोतल में मूल्य ले लेंगे तो फिर काम कैसा, फिर काम क्यों होगा भाई आपका? तो इसीलिए वो काम नहीं कर रहे। मगर यदि आप लोग मूल्य लेना जिस दिन बंद कर देंगे और आप सरकारों से हिसाब लेना शुरू कर देंगे कि हमने वोट दिया था और हमारा काम नहीं हुआ, यदि इस साल नहीं हुआ तो अगली बार तेरी किसी भी कीमत पर सरकार नहीं बनने देंगे। 6 काम यहाँ की सरकार को करने, मात्र 6 काम। सरकार चाहती तो 6 दिन में एक समस्या का समाधान, 1 दिन में, चलो बहुत बिजी थे, 1 महीने में एक समस्या का समाधान खत्म कर देते, तो 6 महीने में 6 समस्या खत्म हो जाती। चलो ज्यादा बिजी थे, 1 साल में 1 समस्या का निदान कर देते तो 6 साल में खत्म हो जाती। अब तो कितने 77 साल बीत गए, 12 यानी लगभग 13 साल मतलब में भी एक समस्या का समाधान देश की सरकार नहीं कर पाई। क्या काम करना है यहाँ की सरकार को? आपका काम था वोट देना, आपने पूरी ईमानदारी से वोट दिया, मगर सरकारों ने ईमानदारी से काम नहीं किया। उनको 6 काम देश के संविधान में लिखे, उनकी ड्यूटी बताइए बाबा साहब ने कि जिसकी भी सरकार बनेगी वो आदमी, जो लोग सरकार बनाएंगे उनके हित को ध्यान रखते हुए काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को देश के अंदर शिक्षा मिलनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी पैसा किसी के बाप का नहीं लगना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट देश के अंदर शिक्षा मिलेगी। ये सरकार की ड्यूटी है, यानी राइट टू एजुकेशन, ये सरकार की पहली ड्यूटी है। दूसरी ड्यूटी है, यदि आपका बेटा पढ़ लिख कर तैयार हो जाएगा तो प्रत्येक बच्चों को इस देश के अंदर नौकरी मिलेगी। ये सरकार की ड्यूटी है। तीसरी ड्यूटी है कि प्रत्येक व्यक्ति देश के अंदर मकान में रहेगा, कोई खुले आसमान में नहीं रहेगा, कोई झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा, कोई जंगल में नहीं रहेगा, कोई रोड पे नहीं रहेगा। हर आदमी के पास मकान सरकार मुहैया कराएगी। ये सरकार की ड्यूटी। चौथी ड्यूटी है सरकार की कि आपके लिए लाइट का इंतजाम कराएगी, आपके पीने के पानी का इंतजाम कराएगी, आपके पानी का निकासी का इंतजाम कराएगी, आपके खरंजे का इंतजाम कराएगी, आपका रोड का इंतजाम कराएगी, आपके बच्चों को खेलने के लिए पार्क का इंतजाम कराएगी। ये सारी सुविधा सरकार आपको देगी। 5वीं ड्यूटी है सरकार की कि आप लोग स्वस्थ रहें, आपके लिए सरकारी अस्पताल खोले जाए, डिस्पेंसरी खोली जाए, फ्री में आपका इलाज हो, एक भी पैसा आपका नहीं लगना चाहिए। ये सरकार की ड्यूटी है, क्योंकि सरकार किसने बनाई है? आप लोगों के वोट से सरकार बनी है। और छठा काम है सरकार का कि आपको सुरक्षा प्रदान कराएगी, किसी माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटेगी, किसी का मर्डर नहीं होगा, किसी का मटका छूने में मर्डर नहीं होगा, किसी के घोड़े पर चढ़ने में मर्डर नहीं होगा, किसी का मुंह चढ़ने में मर्डर नहीं होगा, और आपका जहां आप रहते हो कोई चोरी चकारी, कोई दंगे फसाद नहीं होंगे। 6 काम यहाँ की सरकार को करने थे। क्या जो सरकार आपने बनाई है क्या 6 के 6 काम पूरे हो गए? तो नहीं हुआ तो फिर बहुजन समाज पार्टी कौन सी गलत बात करती है भाई कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, रोजी रोटी देने से भेजो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, ये सरकार कौन बदलता है? ये आप गरीबों के अलावा कोई माई गला देश के अंदर सरकार नहीं बदल सकता। यदि आप तय कर लें कि सरकार बदलनी है तो ये सरकार एक दिन के अंदर जो महलों में है वो जमीन पर जाएंगे, जो जमीन पर है वो महलों में पहुंच जाएंगे। हम किसी का माल नहीं छीनना चाहते, हम किसी को कोई हिस्सेदारी नहीं लेना चाहते, हम अपनी हिस्सेदारी देश के अंदर लेना चाहते हैं। जो हमारी हिस्सेदारी बनती है वो हमें मिलनी चाहिए। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी बोलती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कोई किसी से द्वेष नहीं है हमारा, किसी का माल, किसी की प्रॉपर्टी हम नहीं छीनना चाहते, मगर हमें हमारा हिस्सा देश के अंदर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो 6 काम यहाँ की सरकार को करने थे जो आज तक सरकार ने न किए हैं न आगे करेंगे। लिख लेना मेरी बात को। मगर जब गरीबों ने सरकार बनाई तो बहन जी ने 6 के 6 बिंदु पे काम किया। जाओ और पता करो, आप जना RTI लगा लेना और पता कर लेना जो मैं बात करके जा रहा हूँ वो सच है या झूठ है। जैसी सरकार आपकी बनी बहन जी की, बहन जी ने घोषणा की उत्तर प्रदेश के अंदर 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाएगी। जो भी पैसा लगेगा वो मुख्यमंत्री कोष से दिया जाएगा, यानी राइट टू एजुकेशन। यहाँ तो आपकी सरकार स्कूल बंद कर रही है, मगर जब आपकी सरकार बनी तो बहन जी जानती है किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी घर, किसी भी व्यक्ति की यदि रीढ़ की हड्डी तो एजुकेशन है। जिसके घर में एजुकेशन चली जाएगी उसी के घर का परिवर्तन हो जाएगा।
तो इसलिए बहन जी ने स्कूल बंद नहीं किए, बहन जी ने स्कूल खोलने का काम किया। जाओ और जाके पता करो आप। यहाँ तो पुराने बंद किए जा रहे, बहन जी ने नए बना दिए 5 साल के अंदर। 7 मेडिकल कॉलेज बनाए नए, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज नए बनाए, 6 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाई नई बनाई, 2 पैरामेडिकल कॉलेज खोले, 2 होम्योपैथिक कॉलेज खोले, 200 से अधिक नई डिग्री कॉलेज बनाए, 200 से अधिक नए इंटर कॉलेज खोले, 572 हाई स्कूल खोले और 5549 प्राइमरी स्कूल खोले, 100 ITI बनाई, 24 पॉलिटेक्निक खोले। इसे कहते हैं गरीबों की सरकार।